सुबह का स्वागत शंखनाद करने से भारत की परंपरा रही है और आज वह शंखनाद आधी रात को होने जा रहा था। दिन गुरुवार, वक्त तकरीबन आधी रात, सन 1950। खादी पहने हुए एक व्यक्ति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में मौजूद उस हुजूम को देख रहे थे जिन्हें एक नई सुबह का इंतजार था। गुलाब की पंखुड़ियों के बीच अपनी दोनों हथेलियों में उन्होंने एक शंख थाम रखा था। उनके ठीक नीचे स्पीकर स्टैंड पर जवाहरलाल नेहरू खड़े थे। उनकी जैकेट में एक ताजा गुलाब का फूल पिरोया हुआ था। अक्सर नेहरू की जैकेट में एक ताजा गुलाब का फूल पिरोया जाता था। उस कक्ष के चारों ओर दीवारों पर भारत के सभी वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग लगी होती थी। वहीं नेहरू के ठीक सामने कतार में बैठे लोग उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस राष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो बस थोड़ी ही देर में जन्म लेने वाला था। उनमें किसी ने खादी, किसी ने साड़ी, तो किसी ने शाही अंदाज के परिधान पहन रखे थे। ये लोग किसी न किसी भाषा, अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय और संस्कृतियों के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन बावजूद अब ये इतने एक होने जा रहे थे कि अनेकता में एकता की ऐसी मिसाल विश्व में कहीं भी संभव नहीं हो सकी थी। और यहीं से शुरुआत हो रही थी भारत के संविधान की, भारत के लिखित संविधान की, जिसकी प्रस्तावना है हम भारत के लोग। नए भारत के उदय के साथ ही इसे बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए एक संविधान की जरूरत थी जो बेहद अहम काम था। हालांकि भारत के संविधान की यात्रा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही शुरू हो गई थी। जब जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की और भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया था, जिसमें 3 मंत्री शामिल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना काम 9 दिसंबर 1947 से शुरू कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत की राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने चुने थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज नेता इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए और अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। खास बात ये कि संविधान बनने में 164 दिन की बैठक की गई। बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता भी थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में बटा हुआ है। संविधान के जानकारों के मुताबिक भारत का संविधान दुनिया भर के तमाम संविधानों से बेहतर है क्योंकि यह लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जहां देश की विपरीत स्थितियों में कठोर फैसले लेने का प्रावधान शामिल किया गया। वहीं देश की जनता के लिए इसे बेहद लचीला भी बनाया गया है ताकि वक्त और जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव किया जा सके। 60 दशक की इस संविधान की यात्रा में 103 बार संविधान में संशोधन किए गए, 124 विधेयक भी लाए गए। यही खूबसूरती हमारे संविधान को देश और दुनिया के तमाम संविधानों से अलग करती है। तो आइए अब देखते हैं कि अधिवक्ता के नजरिए में संविधान की गंभीरता क्या है। सुनिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मिस तन्वी दुबे ने संविधान को लेकर क्या कहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं सभी को पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, रिपब्लिक डे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन भारत का संविधान को लागू किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 14 से 35 में इसका जिक्र है।
फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू सेफ्टी, और भी बहुत सारे मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 ये भी बोलता है कि कोई भी लॉ या उसका प्रोविजन अगर डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट के, तो उसको वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और हमने हिस्ट्री में देखा है ऐसे कई इंस्टेंस हैं जहाँ पे लॉ या कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर वो डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट के, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। मैं यहाँ पे ये भी मुद्दा रखना चाहूँगी कि ऐसे बहुत केसेस हैं जो मेरे सामने भी आते हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करते करते उनको सालों बीत जाते हैं, पर वो उनको पता नहीं होता कि किस समय पे किस राइट का वायलेशन हो रहा है और उनको किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही टाइम पर सही रिकोर्स लेने के लिए उनको नॉलेज हो फंडामेंटल राइट की। आई थिंक अ वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ अ कंट्री। सो आई थिंक वो इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज के लिए एवरी सिटीजन शुड नो देयर लीगल राइट्स, और उनको अपनी फंडामेंटल और मौलिक अधिकारों के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। हमने अभी पैंडेमिक में देखा पिछले 2 साल में कि कितने मुद्दे ऐसे उठे जिसमें 32 में सिटीजन्स ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ऑक्सीजन बेड की शॉर्टेज हो गई, या फिर हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज हो गई, या फिर आपका माइग्रेंट लेबरर्स का इशू हो गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ पे लोगों ने 32 एक्सरसाइज कर कर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल करी। ऐसे कई मुद्दे भी थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। वो भी मुद्दे हमने देखे पैंडेमिक में। इसीलिए मुझे लगता है कि नॉलेज होना फंडामेंटल राइट्स की पैरामाउंट है, बहुत आवश्यक है, और वो हर इंसान अपने अपने वे में कम्युनिकेट कर सकता है लोगों को एक वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी डेवलप करने के लिए। सो आई थिंक जो हम बोलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, तो एवरी वन शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। तो आई थिंक रिपब्लिक डे में, क्योंकि मेरे पास समय का शॉर्टेज है, मेरा यही सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होना, एक वेल इन्फॉर्म सोसाइटी को डेवलप करना तभी हो सकता है जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। यही वजह है कि देश के तमाम राजनेता हमारे संविधान को एक ग्रंथ की तरह मानते हैं और पूरी आस्था और शिद्दत से उसे नमन भी करते हैं। उनके मुताबिक देश के संविधान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज मुल्क जिस तरक्की के दौर से गुजर रहा है वह इसी संविधान के बलबूते हैं। यहाँ राजा रंग फकीर सभी के लिए कानून बराबर हैं। संविधान की यात्रा के दौरान हमने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने देश के संविधान को सर्वोच्च ग्रंथ का दर्जा दिया है। देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया से। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जिससे हम संविधान को लेकर आज विशेष चर्चा करेंगे। उनसे संविधान के मायनों को लेकर और संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सर, आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आप प्रदेश की जनता को, प्रदेशवासियों को क्या कुछ बधाई संदेश देना चाहेंगे? जनता को क्या कुछ संबोधित करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की। हमारे 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी अपने कर्तव्य निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करें, लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए काम करें। हमारा तंत्र गण के लिए और गण को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से काम करता रहे, यही एक कामना है पूरे प्रदेशवासियों से कि हमें जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस वक्त हमारे मुल्क का संविधान बना था, उस समय उस दौर में कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, विपरीत परिदृश्य थे, और आज समीकरण बदल चुके हैं, आज परिस्थितियां और परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो आज आपको क्या लगता है कि आज इसमें क्या कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है? जैसा कि मोदी सरकार ने कुछ कानूनों का खात्मा किया, ऐसे कानून जो कि चलन के बाहर थे, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? जो कानून का महत्व समाप्त हो जाता है, जैसे रिफ्यूजी एक्ट था, अब रिफ्यूजी एक्ट का तो कोई मतलब है नहीं ना,
तो ऐसे जो कानून थे हमारे संविधान में, राज्य सरकारों ने भी, हमारी सरकार ने भी सैकड़ों कानूनों को खत्म किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है। जहां तक सवाल वर्तमान परिदृश्य की है, तो अब संविधान में 103 संशोधन हो गए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी आवश्यकता प्रतीत होती है, वैसा वैसा सुधार हमेशा देश के अंदर किया जाता है। वर्तमान में आजादी के बाद से परिदृश्य बदल गया है, परिवेश बदल गया है, वातावरण बदल गया है, और सब बदलाव के इस दौर में और विकास के इस दौर में, जब से मोदी जी आए तब से जो तेजी से विकास हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सुधार की भी आवश्यकता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि विपक्ष आप पर हमेशा हमलावर रहता है। भाजपा पार्टी पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है। आप पर और आपकी पार्टी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार, आप और आपकी पार्टी संविधान को पूरी तरह से बदल देना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, या आरएसएस और संघ के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना चाहती है। ये विपक्ष के आरोप हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी चुनाव आता है, तब वोटों के लिए, खास करके हमारे एससी के वोटों को करने के लिए, वो इस तरह का दुरुपयोग करते हैं शाब्दिक, और कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म हो जाता है, ये बातचीत खत्म हो जाती है। फिर चुनाव आता है तो कहते हैं कि ये भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म हो जाता है, ये बात खत्म हो जाती है। अब मैं समझता हूं सब लोग समझ गए हैं कि ये चुनावी सुगुफा है जो ये लोग कहते हैं। हमारी नीयत में कभी न था, न है, न रहेगा। सर, आखिर सवाल मेरा ये है कि चूंकि गणतंत्र दिवस है और आप एक राजनेता हैं, तो एक राजनेता होने के नाते ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आप एक राजनेता होने के नाते आपके लिए संविधान के क्या मायने हैं, आप इस मुल्क के संविधान को किस नजरिए से देखते हैं? संविधान हमारे लिए ग्रंथ जैसा है, पूजनीय है। देश का संविधान और उसका सजदा करते हैं, हमारे लिए बहुत मान्यता रखता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, और आप देख रहे थे साधना न्यूज में इस खास पेशकश संविधान की यात्रा पर विशेष चर्चा डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए संविधान के क्या मायने हैं। तो सुनिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश सचल ने संविधान को लेकर क्या कहा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि भारत का संविधान दुनिया के दीगर संविधानों से अलग कैसे है, तो आपको मालूम ही है कि हमारा जो संविधान है, सबसे पहले तो लिखित संविधान है, दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। ये लचीला भी है, ये कठोर भी है, यानी ये वक्त की हर ज़रूरत पर, हर कसौटी पर खरा उतरने वाला संविधान है। इसको हम वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका के संविधान की आप बात करें या ब्रिटेन के संविधान की बात करें, तो उसमें आज भी कई खामियां हैं, और इन खामियों का जो असर है आप वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देख सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारा संविधान सबसे अलग, सबसे अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि ये संविधान क्या मुकम्मल नहीं है, क्या इसी वजह से इसमें बार बार संशोधन होते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। इसको हम अपने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से तब्दील कर सकते हैं, और अभी तक पिछले 70 वर्षों में हमने 103 मरतबा अपने संविधान में संशोधन किए भी हैं, और ये संशोधन संसद की सहमति से होते हैं। जाहिर है 124 विधेयक हम लोगों ने पिछले 70 साल में पारित करके अपने संविधान को वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ढाला है। तो मुकम्मल दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, और अगर मुकम्मल कोई चीज़ हो जाए तो वो निष्प्राण हो जाती है। जैसे हमारी इमारतें हैं, मुकम्मल हो जाती हैं लेकिन वो निष्प्राण होती हैं, उनमें आप तब्दीली करेंगे तो वो टूटी फूटी दिखाई देंगी। लेकिन हमारा संविधान इतना श्रेष्ठ है कि आप इसको जब जैसी ज़रूरत हो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। तीसरी बात कि संविधान के इस पावन मौके पर हमारी नई पीढ़ी से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी संविधान को पढ़े,
समझे और उसकी भावना के अनुरूप देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद को हमेशा तैयार रखे। देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए लड़े, सजग रहे, तभी हम आने वाले दिनों में, आने वाली सदियों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था दी गई है। संविधान में दी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मायने बताए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने। सुनिए संविधान की गंभीरता को लेकर उनकी राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम माननीय सर से संविधान के मायनों को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर तौर पर सर, पत्रकारिता करने के लिए भारत के संविधान को जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में यदि हम भारत के संविधान पर जब हम नजर डालते हैं तो एक माननीय कुलपति होने के नाते, वरिष्ठ प्रोफेसर होने के नाते आपको भारत का संविधान कितना गंभीर नजर आता है? और यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान की, इस क्या खूबसूरती है, इसकी क्या खासियत है जिसे आप अलग नजरिए से देखते हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अभी आपके सभी दर्शकों को गणतंत्रता दिवस की जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, अमृत महोत्सव हम आज़ादी का मना रहे हैं इस वर्ष, तो इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। आज ही के दिन जो है हम लोगों ने इस संविधान को अपनाया था और हम एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में उभरे थे। मैं समझता हूं कि इस संविधान ने हमें इतनी ताकत दी है कि आज भी अगर दक्षिण एशिया में और दुनिया में कई विकासशील मुल्क तानाशाही के अंतर्गत आ गए, लेकिन भारत में पिछले 75 वर्ष से अगर लोकतंत्र कायम है और दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, तो उसका कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान और संविधान के जो हमारे जो संस्थापक हैं उनकी जो अहम भूमिका है उसी के कारण है। देखिए, विशेषकर एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाते हमारे लिए तो अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है हर भारतवासी के लिए, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि क्या विशेषता मेरी नज़र से है। मैं समझता हूं कि हम लोग हमेशा अधिकारों की बात करते रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि संविधान हमको बहुत सारे अधिकार देती है और कई लोग आज भी उन अधिकारों से वंचित है और उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ संविधान दायित्व के बारे में भी बात करती है, नागरिक का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसके बारे में भी बात करती है, जिसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। मैं समझता हूं कि आम नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इसको भी समझने की बहुत आवश्यकता है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है और उसके कारण हम लोग विश्व के सबसे ताकतवर मीडिया में से एक हमारा मीडिया है, जिसकी बड़ी अहम भूमिका स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात रही है। लेकिन हमको इस बात को पुनः और बार बार याद रखना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिली है, स्वच्छंदता नहीं मिली है। हमको विशेषकर इन्फोडेमिक के चलते, विशेषकर सोशल मीडिया के चलते कई ऐसे प्रयास किए जाते हैं समाज में विद्वेष फैलाने का, समाज में नफरत फैलाने का, आपसी भाईचारे को तोड़ने का, विदेशी मुल्कों के शय पर कुछ ताकतों को मजबूत करने का, अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने का, आतंकवादी ताकतों को मजबूत करने का, अश्लीलता परोसने का, इस तरह बहुत सारी चीजें हो रही है अभिव्यक्ति की आड़ में। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ये अभिव्यक्ति या कोई भी हमें अधिकार संविधान में मिला हो, उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ
निभाने की आवश्यकता है। हमारा नागरिकता का असली परीक्षण वही है। जी सर, यानी सर का कहना है कि हमें संविधान में जितने भी अधिकार मिले हैं उससे पूरे ईमानदारी के साथ निभाने की आज आवश्यकता है। सर, यदि हम बात करें तो भारत में जमहूरियत है, भारत में लोकशाही है, लोकशाही से ही ये देश चलता है। ऐसे में हम बात करें, हमारे भारत में जनता ही सब कुछ है, जनता ही भगवान समान है। तो ऐसे में जो हमारा ये खूबसूरत लोकतंत्र है, ये दुनिया के दूसरे लोकतंत्र से कैसे खूबसूरत है, कैसे अलहदा है, कितना अलग है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, गेटिसबर्ग के अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता द्वारा चुनी गई, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली, जनता के लिए बनाई गई सरकार है लोकतांत्रिक सरकार। और हमारे भारत में ये विशेषता है अन्य मुल्कों के बनिस्बत कि हमारे यहाँ जितना विविधता है, चाहे वो रंग रूप में हो, हमारे जो वनस्पति है उसमें हो, हमारे भौगोलिक विविधता हो, हमारे सांस्कृतिक विविधता हो, हमारे जिसे कहते हैं कि वेशभूषा में विविधता हो, हमारे जीवन शैली में विविधता हो, हमारे खान पान में विविधता हो, इस विविधता के बीच में भी अगर हम एक सूत्र से बंधे हैं और अपनी बातों को हाथापाई से, हथियार से नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर, चाहे वो संसद हो या विधानसभाएं हो, वहां बैठकर हम अपने समस्याओं का समाधान निकालते हैं, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं समझता हूं कि अगर इतने विविधतापूर्ण मुल्क में लोकतंत्र कामयाब होगा या नहीं, इसको लेकर शुरुआती दौर में बहुत कई लोगों को संशय था, लेकिन हमारे आवाम को मैं सलाम देता हूं कि उन्होंने कभी भी लोकतंत्र के साथ समझौता नहीं किया। 1975 में जब आपातकाल यहां लगाया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतांत्रिक अधिकारों को जब जो है सरकार ने उसको खत्म करने का प्रयास किया, तो 1977 में इसी जनता ने बिल्कुल बेरहमी से ऐसे ताकतों को उठा के बाहर फेंका और फिर से लोकतंत्र बहाल किया। ये इस देश की ताकत है कि आम व्यक्ति जो भारतीय है वो लोकतांत्रिक है अपने प्रकृति से, और ये आज से नहीं है, 1947 से नहीं है। एक गणतंत्र की एक इतिहास और विरासत लिच्छवियों के जमाने से आप देखेंगे तो उस समय से हमारे इस देश में रहा है और आगे भी रहेगा। सर, यदि हम बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने संविधान को कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया? और यदि मैं बात करूं तो आपके नजरिए में, आपको, आपके मन में संविधान को लेकर क्या व्यक्तिगत राय है? बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। देखिए, जिस दिन से मैंने पत्रकारिता करना शुरू किया, संविधान तो हमने अपने विद्यालयों में अध्ययन किया था, हिस्ट्री में, सिविक्स में हम पढ़ते थे, लेकिन आगे चल के जब पत्रकार बना तो मुझे लगा कि हर पत्रकार को संविधान को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हर पूरे देश में जो भी पत्रकारिता के पाठ्यक्रम है उसमें संविधान तो उसका अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया कर्मियों को और लोकतंत्र का जो ग्रंथ है वो क्या है? वो संविधान है। और मेरा ये मानना है कि एक पत्रकार के नाते भी हमको उसमें जो संविधान में जो आपने कहा कि क्या मुझे सबसे अच्छा लगा, तो मैं समझता हूं कि हमारे संविधान दाताओं ने बहुत सारी प्रावधान रखे हैं जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। उसमें कुछ आदर्शों को लेकर उन्होंने बात रखी है। मैं समझता हूं कि उनको भी अमली जामा पहनाने का, क्योंकि उनका यह था कि अभी हम इनको कानून तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे सरकारों को काम करना है। और मैं समझता हूं कि वो समय आ गया है जब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर भी जो उस वक्त जो दिशा निर्देश हमको हमारे संस्थापक जो हमारे नेता रहे हैं उन्होंने दिए हैं नए गणतंत्र के, तो उस पथ पर चलते हुए हमको उसको अमली जामा पहनाना, उसका क्रियान्वयन करना भी बहुत आवश्यक है।
सर, यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में कई बार संशोधन किए गए, कई बार परिवर्तन किए गए, तो जब संविधान मुकम्मल बना ही था तो इसमें संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, समय के अनुसार ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें हम ये बताते हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हमारे जनता द्वारा तैयार की गई है उस वक्त की आवश्यकताओं को देखते हुए, और इसलिए अपने अपने अनुभव देखिए, जब एक साथ ये सभी लोग बैठे, संविधान जो समिति है वो बैठी, उन्होंने मिलकर जब इसको तैयार किया संविधान सभा ने, तो ऐसी कई चीजें अनुभव के आधार पर नहीं था, आदर्शों के आधार पर था। पूरे विश्व के जो बेहतरीन संविधान है उसको अध्ययन किया गया और उसमें जो सबसे बेहतरीन चीजें हैं उसको हमने जो है अपने संविधान में अपना लिया। तो उसके बाद हम एक राष्ट्रीय एक यात्रा में चल पड़े अपने देश के। तो हर रोज नए अनुभव आए और उन अनुभवों के आधार पर कुछ कठिनाइयां, व्यावहारिक कठिनाइयां भी हमें उसका सामना भी करना पड़ा और कुछ आगे की जरूरतों को भी हमें देखना पड़ा, और उनको देखते हुए हमें संविधान में जो है संशोधन करना पड़ा। और मैं तो पक्षधर हूं कि समयानुकूल जो भी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से हमको उसका पूरा प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। जो भी प्रक्रिया है संविधान के संशोधन का वो पूरी तरह होना चाहिए और आम सहमति बननी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो ऊपर से जो है हमें दिया गया है, जिस पर कहीं कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये मनुष्य द्वारा तैयार किया गया है और इस देश के, और ज्यादा पुराना भी नहीं है, मात्र 75 वर्ष पुराना है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय की जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार संशोधन करने की भी आवश्यकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे संविधान की यात्रा को लेकर हमारी एक खास पेशकश, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के जुसरी सर। भारत के संविधान की यात्रा लगातार जारी है, कुछ संशोधनों और नए विधेयकों के साथ, जो आने वाले वक्त में भी आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि लोकशाही के इस महाग्रंथ को और भी खूबसूरत और भी मजबूत बनाया जा सके। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पेश थी हमारी एक खास पेशकश संविधान की यात्रा पर। देखते रहिएगा साधना न्यूज सानिया सिंह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।